बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इर्तिज़ा रहमान और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आई का टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम केराटाइटिस कहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। और बेसिकली हम वो किताबी रटी हुई बातें नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे कि केराटाइटिस किस तरीके से होता है और इसमें क्या क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं और इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो द टॉपिक इज़ केराटाइटिस। सो बेसिकली व्हाट इज़ केराटाइटिस? केराटाइटिस होता क्या है? सो इसको डिफ़ाइन करना बहुत ही आसान है। जैसे कि कंजक्टिवाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा, और आईलिड अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसे हम ब्लेफराइटिस कहते हैं। इसी तरह अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए कॉर्निया की तो उसे हम कहते हैं केराटाइटिस, या फिर हम इसे यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द केराटोसाइट्स। जिस तरह लिवर के अंदर आपको पता है कि जो लिवर के सेल्स होते हैं उन्हें हम हेपेटोसाइट कहते हैं, इसी तरह जो कॉर्निया के सेल्स होते हैं उन्हें हम केराटोसाइट्स कहते हैं। और केराटोसाइट्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, केराटोसाइट में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे हम केराटाइटिस कहते हैं। सो बेसिकली अब ये इन्फ्लेमेशन होती क्यों है? अब दो टर्मिनोलॉजी हैं, एक तो केराटाइटिस जो कि इन्फ्लेमेशन होती है केराटोसाइट्स, और दूसरी कॉर्नियल अल्सर। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो कॉर्निया के अंदर बड़ी कॉमन है, अल्सरेशन भी कॉमन है, केराटाइटिस भी कॉमन है। तो इन दोनों की वजह क्या होती है? इन दोनों की वजह ये होती है कि जब भी एपिथेलियम के अंदर डिफेक्ट आएगा, जो कॉर्निया की सरफेस एपिथेलियम है उसके अंदर जब भी डिफेक्ट आएगा तो केराटाइटिस भी डेवलप हो सकता है और अल्सरेशन भी हो सकती है। तो इसकी पैथोजेनेसिस हमें यहाँ पर पता लगी कि ये होता है डिफेक्ट इन द एपिथेलियम की वजह से। डिफेक्ट इन एपिथेलियम, जो कि आपको पता होगा कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है इसकी, कॉर्निया की। सो डिफेक्ट इन द एपिथेलियम विल लीड टू केराटाइटिस एंड अल्सरेशन। और जैसे कि आपको पता है कि केराटाइटिस को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव। देन इन्फेक्टिव के फिर मेनली 4 कॉजेज़ होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल एंड फंगल। और नॉन इन्फेक्टिव के फिर बहुत सारे कॉजेज़ हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जो केराटाइटिस की तरफ हमें लेकर जाएंगी। सो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं PDF, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। सो बेसिकली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं हम। और जो पहला प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होंगे वो ऑक्यूलर होंगे, यानी दे विल बी रिलेटेड टू द आई, ऑक्यूलर। और दूसरे होंगे नॉन ऑक्यूलर। अब जो ऑक्यूलर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? जो पहला प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, यानी जब हम हाइजीन को मेंटेन करते हैं आई की तो केराटाइटिस नहीं होगा, और जब हाइजीन हम मेंटेन नहीं करेंगे आई की तो देन वो केराटाइटिस हो जाएगा। अब हाइजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाइजीन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है आई के लिए। 1980 से लेकर 1990s तक जो केराटाइटिस के केसेस हुए थे सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर वो कराची में हुए थे, और कराची में लियारी जो इलाका है उसमें हुए थे। और उसकी होने की वजह क्या थी? क्योंकि लियारी वाले मुंह अपना बहुत कम धोया करते थे, और मुंह के कम धोने की वजह से डेफिनेटली जब वो मुंह नहीं धो रहे तो आँखों में पानी कम पड़ रहा है, और इसी वजह से वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे अपनी आई की। तो डेफिनेटली जब हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही थी तो इट विल लीड टू डिफेक्ट इन द एपिथेलियम, और केराटाइटिस जो है वो सबसे ज़्यादा केसेस हमें वहाँ पर कराची में मिले थे 1990s और 80s के दरमियान। तो आप समझ सकते हैं कि हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लीड करता है केराटाइटिस को, अगर ये हाइजीन आई की हम मेंटेन नहीं करें। तो आज का मैसेज यही है कि हम हाइजीन मेंटेन करें, बार बार जितना हो सके जो है वो मुँह धोकर, चेहरा धोकर। जैसे कि हमारी जो मुस्लिम्स हैं वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो वो डेली 5 टाइम्स जो है वो अपना मुँह धोते हैं। तो इसी तरह हमें जो जितने भी लोग हैं वो अपनी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए ताकि उनको केराटाइटिस ना हो सके। जो सेकंड नॉन ऑक्यूलर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ऑक्यूलर जो फैक्टर है वो है लिड एबनॉर्मेलिटी। लिड एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर 2 किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। जो पहली एबनॉर्मेलिटी है वो है ट्राइकियासिस, और दूसरी है एंट्रोपियन।
ट्राइकियासिस बेसिकली क्या होता है? ट्राइकियासिस ये होता है कि जो आई लैशेस होते हैं, हमारी पलकें होती हैं, तो वो डायरेक्टेड हो जाते हैं टुवार्ड्स दी आई बॉल। आई बॉल की तरफ जो है वो लैशेस डायरेक्टेड हो जाते हैं, यानी आई बॉल को टच कर रहे होते हैं। नॉर्मली तो लैशेस हमारे आई बॉल को टच नहीं कर रहे होते, लेकिन ट्राइकियासिस के अंदर जो लैशेस होते हैं वो आई बॉल को टच कर रहे होते हैं। तो जब आई बॉल टच होगी, कॉर्निया टच होगी लैशेस के ज़रिए से, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एंट्रोपियन क्या है? एंट्रोपियन में आई लैशेस टच नहीं करते आई ग्लोब को या आई बॉल को, बल्कि आई लिड ख़ुद जो है वो टच कर रही होती है। यानी आई लिड जो है वो इनवर्ड मूवमेंट हो जाती है आई लिड की, जिसकी वजह से जो है ये केराटाइटिस हो जाती है। सो लिड एबनॉर्मेलिटी में ट्राइकियासिस जो मैंने बताया आपको, डायरेक्शन ऑफ दी आई लैशेस टुवार्ड्स द ग्लोब, और एंट्रोपियन के इन्वर्जन ऑफ दी आई लिड मार्जिन या इनवर्ड मूवमेंट ऑफ दी आई लिड मार्जिन इज कॉल्ड एंट्रोपियन। सो दोनों जो है वो लीड करते हैं केराटाइटिस की तरफ। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है रोज़ वाटर, या फिर आप इसको ड्रग एब्यूज़ भी कह सकते हैं। ड्रग एब्यूज़ या फिर रोज़ वाटर, जो कि एक अर्की गुलाब आपने सुना होगा। तो अर्की गुलाब को नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं एज अ लुब्रिकेंट या फिर पेन रिलीव करने के लिए। जब रोज़ वाटर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो केराटाइटिस की तरफ लीड करता है। और रोज़ वाटर बेसिकली करता क्या है? रोज़ वाटर का काम होता है कि वो सेंसेशन को डिक्रीज़ कर देता है, डिक्रीज़ द सेंसेशन, यानी पेन फील नहीं होगा, एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा होता है, ऐसा पेन रिलीवर काम कर रहा होता है। तो जब सेंसेशन नहीं हो रही तो कोई भी डस्ट वगैरह जाएगा हमारी आँख के अंदर, कोई भी डस्ट या फ्यूम्स वगैरह जाएंगे तो हमें तो पता नहीं लगेगा कि भाई जो है वो डस्ट अंदर जा रही है, और हमें कोई सेंसेशन फील नहीं हो रही, क्योंकि आई आप ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल पैरालाइज़ हो चुकी है। तो सेंसेशन नहीं होगी, डस्ट आते रहेंगे, हमें पता नहीं लगेगा, और अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाएगी कॉर्निया की। सो ये चंद ऑक्यूलर फैक्टर्स थे। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं लोग, नंबर 4 पे हम ये भी ऐड कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट लेंस जो लोग लगाते हैं उनको भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस डायरेक्टली आपकी कॉर्निया को टच कर रहा होता है, तो डेफिनेटली केराटाइटिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डेवलप होने के। सो ये चंद ऑक्यूलर फैक्टर थे जिसका आपको हो सकता है कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम नॉन ऑक्यूलर फैक्टर्स की। सो नॉन ऑक्यूलर फैक्टर में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है फार्मिंग। अब फार्मिंग क्यों है? फार्मिंग इसलिए क्योंकि जो लोग फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान होते हैं, वो उनके डस्ट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मुसलसल मिट्टी के अंदर काम कर रहे होते हैं खेत के अंदर, तो मुख्तलिफ़ किस्म के डस्ट और पॉलिन्स वगैरह खेत के अंदर से उनकी आँखों में जा रहे होते हैं। तो डेफिनेटली, और वो जो फार्मर्स होते हैं, स्पेशली जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके अंदर फंगल केराटाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फंगल केराटाइटिस, क्योंकि डस्ट जो है जो जाती है, डस्ट डायरेक्टली फंगल केराटाइटिस करवाती है। सो ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है फार्मिंग, जो कि फंगल केराटाइटिस करवाता है, और बेसिकली डस्ट वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जो कि फंगल केराटाइटिस करवाती है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्विमिंग। अब स्विमिंग किस तरह करवाएगा? बेसिकली स्विमिंग के अंदर एक जो है वो पैरासाइट होता है या प्रोटोजोआ होता है, जिसे हम कहते हैं एक्एंथीम्यूबा हर स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद होगा तकरीबन, अनहाइजीनिक जो होगा, या फिर जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, कोई भी ठहरा हुआ पानी जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपको एक्एंथीम्यूबा मिलेगा। रिवर्स के अंदर नहीं होगा, सी के अंदर नहीं होगा, नहरों के अंदर नहीं होगा, पूल्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर ही आपको मिलेगा। तो जो लोग स्विमिंग करते हैं बग़ैर स्विमिंग ग्लासेस यूज़ किए हुए, उनको केराटाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्एंथीम्यूबिक केराटाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सेकंड वन इज़ स्विमिंग। थर्ड वन इज़ तीसरा जो है वो है सिस्टमिक डिजीज़ फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर होती है तो न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो डायबिटिक जैसे रेटिनोपैथी होती है या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो सिस्टमिक डिजीज़ के अंदर भी केराटाइटिस होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं जो लोग फार्म्स वगैरह में काम करते हैं, कैटल फार्म्स में जो लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर जो फीसिस होते हैं एनिमल्स के, तो उनके ज़रिए भी केराटाइटिस जो है वो हो सकता है। और इसके अलावा
जो केमिकल्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, केमिकल्स, एसिड्स, अल्कलीज़ जो स्ट्रॉन्ग हैं, अगर वो आँख में चले जाएँ तो उनके यूज़ करने से भी केराटाइटिस हो सकता है। सो दीज आर दी ऑक्यूलर नॉन ऑक्यूलर फैक्टर। हमने एक एक करके बात करी है कि कौन सा फैक्टर किस तरीके से केराटाइटिस करवाएगा। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। अब साइन एंड सिम्टम्स का लोग जो है वो अमूमन रट्टा लगा रहे होते हैं, उन्हें याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो हम बेसिकली कंसेप्चुअल समझेंगे किस तरह इसके साइन एंड सिम्टम डेवलप होते हैं, तो आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलें बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। साइन सिम्टम्स, अब जैसे कि हमने बताया कि केराटाइटिस के अंदर अल्सरेशन हो जाती है, एपिथेलियम के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। जब भी अल्सरेशन होगी तो आप समझ सकते हैं कि जब भी अल्सरेशन होगी तो पेशेंट को पेन फील होगा, और जब पेशेंट प्रेजेंट होगा, पेशेंट किस तरह आपके पास आएगा, पेशेंट अपनी आँखों के ऊपर हाथ रख कर आएगा ड्यू टू पेन। पेन बहुत शदीद हो रहा होगा, और जब पेशेंट आएगा आपकी क्लिनिक के ऊपर आपको दिखाने के लिए तो आँखों में उसके शदीद दर्द हो रहा होगा, इसलिए वो अपने हाथों को आँखों पे लगा कर आएगा। सो फर्स्ट सिम्टम इज़ पेन। जो सेकंड सिम्टम है, इम्पॉर्टेंट सिम्टम, वो है ब्लरिंग ऑफ विजन, यानी धुंधलापन उसकी आँखों में आ जाएगा, ब्लरिंग ऑफ विजन। और ये ब्लरिंग ऑफ विजन क्यों होगा? ब्लरिंग ऑफ विजन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमें कॉर्नियल एडिमा भी देखने को मिलता है। तो कॉर्नियल एडिमा होगा या फिर अल्सरेशन होगी तो डेफ़िनेटली लाइट रेस सही तरीके से पास नहीं हो सकेंगी कॉर्निया से, क्योंकि कॉर्निया एक रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है। एडिमा की वजह से, अल्सरेशन की वजह से डेफ़िनेटली धुंधलापन जो है वो नज़र आएगा पेशेंट को। सेकंड इज़ ब्लरिंग, और आपको बताया कि मैंने ये क्यों होती है। पेन का बताया कि पेन अल्सरेशन की वजह से होता है। सो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो रहा है हमारे लिए। तीसरा जो है मेन सिम्टम वो है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्यों? फोटोफोबिया बेसिकली किसे कहते हैं? फोटोफोबिया हम आम ज़बान में डिफ़ाइन करेंगे, फ़ियर ऑफ लाइट। फ़ोटो मीन्स लाइट, फोबिया मीन्स फ़ियर, यानी आँखों से डरना। अब आँखों से ज़ाहिर डर तो नहीं लगता, लेकिन चुभन आँखों के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है। पेशेंट बोलता है मुझे आँखें खोली नहीं जा रही रोशनी के अंदर, या आँखों में चुभन सी फील हो रही है, तो डेट इज़ कॉल्ड फोटोफोबिया। और फोटोफोबिया होता क्यों है? फोटोफोबिया इसलिए होता है क्योंकि नर्व एंडिंग्स जो होती हैं कॉर्निया के अंदर, फ्री नर्व एंडिंग्स, बेसिकली कॉर्निया एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फ्री नर्व एंडिंग्स जो है वो लिम्बल रीजन तक आती हैं, तो वो उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती हैं। जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं कॉर्निया की, उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है अल्सरेशन की वजह से। सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से बेसिकली जो है फोटोफोबिया होता है। चौथा जो मेन सिम्टम है वो है या हम साइन कह सकते हैं इसको, रेडनेस। अब चले मैं फ़ोटोफोबिया की बात पहले करता हूँ। अब इसी से मैं एक और सिम्टम निकालता हूँ जो कि पाँचवा सिम्टम है लैक्रीमेशन। लैक्रीमेशन का मतलब क्या है कि आंसू आना शुरू हो जाएंगे। देखें लैक्रीमेशन क्यों होती है? लैक्रीमेशन होने की वजह ये होती है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होगी, अव्वल तो ये कि फ़ोटोफोबिया जब होगा पेशेंट आंखें बंद करेगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली आंसू आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये होता है कि इन्फ्लेमेशन जब हो रही है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है आई का। डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन होगी तो हॉटनेस जो है वो पेशेंट को फ़ील होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है, हॉटनेस फ़ील होती है, तो वो स्टार्ट कर देती है लैक्रीमेशन को। जब आंसू आएंगे तो डेफिनेटली जो उसके अंदर एक्यूज़ जो उसकी लेयर है, वाटरी लेयर है, वो कुछ कूलिंग कूलिंग इफ़ेक्ट काम करेगी आँखों के लिए, और आंसू आना शुरू हो जाएंगे और पेशेंट को कुछ रिलीफ मिलेगी। तो डेट इज़ द रीज़न कि वाई लैक्रीमेशन ऑकर्स इन दी केराटाइटिस। रेडनेस की हमने बात करी, रेडनेस की होती है क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से वेज़ो डायलिटेशन हो जाती है वेसल्स की। वेज़ो डायलिटेशन यानी वेसल जो है वो डायलेट हो जाती हैं, तो डायलेट होने की वजह से ब्लड ज़्यादा आएगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पर रेडनेस भी होगी। सो ये चंद कॉमन सिम्टम थे
केराटाइटिस किया और ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स से हमने कंसेप्चुअल बात करी, हमने किसी चीज़ का रट्टा नहीं लगाया। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मज़ीद आप इसे बुक से पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि, और आप जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने तकरीबन इसके जो कंसेप्चुअल पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको बुक से पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम।